विनय एक शांत स्वभाव का ईमानदार इंसान था जो शहर में एक बस्ती में अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। हर दिन सुबह जल्दी उठकर विनय अपनी दुकान पर जाकर लोगों की साइकिल रिपेयर करता था। ठीक विनय के दुकान के बाजू में ही एक कार रिपेयरिंग की दुकान थी जो उसका दोस्त शुभम चलाया करता था। हर दिन की तरह एक सुबह दुकान पर विनय और शुभम बातें कर रहे थे। क्यों भाई विनय, कितने सालों से साइकिल ही रिपेयर कर रहे हो भाई, बड़ा कब सोचोगे? शुभम, ये दुकान मेरी सदियों की साथी है। इसी के बदौलत मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाया हूँ। इसे छोड़ने का ख्याल तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो विनय। मेरा मतलब था कि तुम अपने परिवार के लिए गाड़ी कब खरीदोगे। तुम्हारे दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें थोड़ी साइकिल पर लेकर घूमोगे अब। तुम्हारी बात तो सही है शुभम, पर इतने पैसे कहाँ? उन्हें पढ़ाने में ही आधी उम्र चली गई, अब क्या गाड़ी लूंगा। विनय ने हंसकर इस बात को टाल दिया, लेकिन कहीं न कहीं अब उसके जवानी का सपना उसे सता रहा था। अपने जवानी के दिनों में विनय ने सोच रखा था कि वो खुद की गाड़ी खरीदेगा और उसी में अपने परिवार के साथ अलग अलग जगहों पर घूमेगा। लेकिन असलियत में परिवार संभालना कितना कठिन होता है ये उसने संतान होने पर ही जाना था। विनय की 2 संतान थी, एक लड़का ऋषि और लड़की अनु। दोनों भी शहर में ही काम किया करते थे। ऑफिस घर से दूर होने के कारण वो दोनों ऑफिस के क्वार्टर में ही रहते थे। एक बार छुट्टी के दिन दोनों घर आए हुए थे। पापा, आपको पता है मुझे प्रमोशन मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। अब हम हमारी सारी उधारी चुका देंगे। हाँ पापा, मैंने भी सोच लिया है कि मैं इस बार अपने सेविंग से हमारे घर की छत बनवा दूंगी और दिवाली में आप दोनों के लिए बढ़िया कपड़े खरीदूंगी। बच्चों, तुम दोनों की तरक्की के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों ऐसे ही तरक्की करते रहो। रेखा ने आज अपने पति की आवाज में मायूसी महसूस की थी। रेखा रात को सोते वक्त विनय से, कोई बात है क्या जो आपको परेशान किए जा रही है? आजकल आप बहुत ही गुमसुम रहने लगे हो। रेखा, कहने को तो अब मुझे शर्म आती है, पर याद है मैंने तुम्हें वादा किया था कि एक दिन हमारी खुद की कार होगी। आज मेरा बुढ़ापा इतने नजदीक है, पर हमारा वो सपना सच होता मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। लगता है ये जिंदगी तो यूं ही खर्चे निकालने में कट जाएगी। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? हमारे बच्चे हमारा सपना जरूर सच करके दिखाएंगे। नहीं रेखा, मैं अपनी ख्वाहिशों का बोझ मेरे बच्चों पर नहीं डालना चाहता। अब जिंदगी ऐसी ही है तो ऐसे ही सही। विनय और रेखा इस बात से खुद में मुस्कुरा रहे थे, पर उनका मन दुखी था। उनकी इस पीड़ा को ऋषि और अनु ने सुन लिया था। अब दोनों ने तय कर लिया कि अपने माँ पिताजी का सपना वो पूरा करके रहेंगे। अगले दिन सुबह ऋषि और अनु अपने माँ पिताजी के साथ बैठे हुए थे तो उनसे, पापा, आपका सपना भी हमारा सपना है। मैं चाहता हूँ कि आपका सपना हम सब मिलकर पूरा करें। हाँ पिताजी, हम आपके साथ जी तोड़ मेहनत करेंगे ताकि हम अपनी खुद की कार खरीद सके। इससे पहले विनय कुछ कहता, रेखा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वासन दिया कि वो सब मिलकर ये सपना हकीकत में बदल सकते हैं। विनय ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब ऐसे ही 2 साल बीत गए। ऋषि और अनु दोनों मन लगाकर काम कर रहे थे। दोनों अपने करियर के साथ इतना बिजी थे कि दोनों ने अपनी शादी की बात को भी हवा में उड़ा दिया। उन दोनों से पीछे ना रहकर विनय ने भी अपने दुकान का विस्तार किया। उसमें बेचने के लिए साइकिल लाकर रखे और तो और प्राइवेट गियर्स भी, जिसे वो साइकिल के साथ ही बेचा करता था। पूरे परिवार ने मिलकर खर्चे में किफायत अपनाई और कुछ ही सालों में ईएमआई पर गाड़ी लेने के लिए वो सक्षम हो गए। पापा, हमने कर दिखाया। आज हम वाकई में गाड़ी खरीद सकते हैं, और वो भी आपके पसंद की। हाँ बच्चों, हम आज ही जाकर गाड़ी लेंगे। क्यों रेखा, सही कहा ना? जी बिल्कुल, और मैं घर में थाल के साथ तैयार रहूंगी। ऑटो लेकर विनय अपने बच्चों के साथ शोरूम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त उन्हें बहुत भीड़ दिखाई दी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो एक युवक का एक्सीडेंट हुआ था और वो बुरी तरह से जख्मी था। अरे रे, इसका तो बहुत खून बह रहा है। इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हाँ पापा। ऋषि ने तुरंत ही एम्बुलेंस वालों को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस आने पर भीड़ में से कोई भी उस युवक के साथ जाने को तैयार नहीं था। ये देख विनय खुद उस युवक के साथ जाने को तैयार हो गया। ये देख ऋषि, लेकिन पापा हम तो। तभी अनु ऋषि से, भैया
अभी इनके साथ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पापा भी तो यही चाहते हैं। अब वो तीनों उस युवक को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल में जाते ही उन्होंने उस युवक को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। उस युवक की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी और इसी कारण इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया। और बिना पैसों के ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सकता था। अब विनय गंभीर सोच में पड़ गया। उसके सामने ऋषि और अनु की सालों की मेहनत घूम रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा और दर्द भरे स्वर में डॉक्टर से, डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसे मैं भर दूंगा। ऋषि और अनु पहले तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वो जानते थे कि जान से जरूरी कुछ भी नहीं होता। विनय ने तुरंत ही सारे पैसे इलाज के लिए भर दिए और फॉर्म पर साइन भी कर दिया। अपने सारे डिटेल्स भी भर दिए। उस युवक का ऑपरेशन सफल रहा। ये सुनते ही विनय और उसके बच्चे दूसरे दिन घर आ गए। घर आते ही उन्होंने सारी बात रेखा को बताई। सच में मान गई आपको। मुझे माफ कर देना रेखा। आप आज भी वही इंसान है जिससे मुझे प्यार हुआ था। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। विनय ने दर्द भरी मुस्कान के साथ रेखा को देखा। उस दिन विनय के घर शांति से सभी ने खाना खाया और बिना किसी से कुछ बात किए ही सो गए। सुबह उसकी आंख शोर से ही खुली। अनु आकर हड़बड़ाहट में कुछ बोल रही थी। पिताजी, पिताजी वो बाहर। क्या हो गया अनु, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? पापा, आपसे मिलने कोई आया है और वो भी मर्सिडीज में। क्या? विनय तुरंत ही बाहर आ गया तो उसने देखा कि एक आदमी सूट बूट पहना खड़ा है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। अचानक से वो आदमी आगे आकर विनय को गले लगा लेता है। विनय जी, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आपने मेरे बेटे को मौत के मुंह से बचा लिया। वो एक गंभीर हादसे का शिकार हो गया था। मैंने सब पता किया है। उस दिन भीड़ में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसे अस्पताल में कोई नहीं ले गया। आप अकेले थे जो उसे अस्पताल लेकर गए। साथ ही में उसके ऑपरेशन के लिए पैसे भी दिए। विनय जी, अगर आप ये सब ना करते ना, तो आज मैंने मेरे बेटे को खो दिया होता। लेकिन आपको मेरा पता कैसे मिला? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जिस शोरूम में आपने आपकी गाड़ी बुक की थी ना, मैं उसका मालिक हूँ, मिस्टर वर्मा। आपके बच्चों ने गाड़ी की बुकिंग कर दी थी। मैंने आपका नाम शोरूम में देखा और अस्पताल में भी। मिस्टर वर्मा, मैंने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते किया है। आप मुझे शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। वाकई आपने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और मैं भी यहाँ वही करने आया हूँ। मिस्टर वर्मा साइड में हो गए और मर्सिडीज की तरफ इशारा किया। विनय जी, मेरे बेटे की जान के आगे ये बहुत छोटा तोहफा है। आप प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। मैं चलता हूँ। उम्मीद है आप मुझे एक दोस्त के तौर पर याद रखेंगे। और मिस्टर वर्मा अपनी दूसरी गाड़ी में चले गए। यहाँ विनय वहीं पर खड़ा रहकर मर्सिडीज को देख रहा था कि तभी ऋषि, अनु और रेखा आकर विनय के गले लग जाते हैं। पापा, आप सही थे। इंसानियत हर हाल में पहले होती है। विनय की आंखों में अश्रु भर आए थे कि तभी पूरे चौल वालों ने मिलकर विनय और उसके परिवार के लिए तालियां बजाना शुरू कर दिया। सुंदरपुर गांव में जानकी अपने एक छोटे से घर में रहती थी। उसके साथ रहते थे उसके परिवार के 4 सदस्य, उसका पति केतन और उसकी 2 बेटियां कीर्ति और सुमन। उनके घर में कहने को तो ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, परंतु जानकी ने घर में खुशहाली बनाए रखी थी। एक दिन उसकी बड़ी बेटी कीर्ति उसके पास आती है और उससे, माँ, मेरा जन्मदिन नजदीक आ रहा है। आपने कुछ सोचा भी है मुझे क्या भेंट देंगी? कीर्ति, तुम्हारा जन्मदिन हो और मैं कुछ ना सोचूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? माँ के ऐसे कहते ही दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंसने लगती है। जानकी ने वाकई बहुत ही बढ़िया भेंट सोच रखी थी अपनी बेटी कीर्ति के लिए। और इत्तेफाक की बात ये थी कि दोनों माँ बेटी का जन्मदिन एक ही दिन आता था। ये बात जानकी की छोटी बहन सुमन के ध्यान में थी। एक दिन कीर्ति और जानवी स्कूल से घर आ रहे थे। तभी जानवी कीर्ति से, दीदी, आपको तो याद है ना कि आपके साथ साथ माँ का भी जन्मदिन आ रहा है? अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी। क्या दीदी, तुम भी ना? अरे सॉरी यार। बताओ ना, माँ को क्या तोहफा दें हम? कुछ सोचा है तुमने? सोचना पड़ेगा। आज दोनों बहनों को जोरों से भूख लगी थी।
जैसे तैसे कर वो कुछ दूरी पर आ गई थी और फिर कीर्ति ने सोचा कि पास वाली रत्ना मौसी के ढाबे से ही कुछ खा लिया जाए। सुमन के ना कहने के बावजूद भी कीर्ति उसे साथ ले गई। वहां जाकर कीर्ति उनसे, मौसी, अरे ओ मौसी, बहुत भूख लगी है, आपके हाथों के छोले भटूरे खिला दो ना। अरे वाह, आज तो तू सुमन को भी ले आई। बैठ, अभी लाई तेरे पसंद के छोले भटूरे। खाना आते ही दोनों बहनें उस पर टूट पड़ी और फिर खाने के बाद पेट सहलाकर रत्ना मौसी से, वाह मौसी, मजा ही आ गया खाना खा के, किसी दिन माँ को भी ले आऊंगी। हाँ मौसी। फिर दोनों बहनें घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उन्हें अपने पिता केतन के चिल्लाने की आवाज आती है कि अरे क्या मतलब पैसे चाहिए? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जब तुम मांगो और तुम्हें मिल जाए। जी ऐसा नहीं है, मैं तो बस कीर्ति के जन्मदिन के लिए। इससे पहले कि जानवी केतन से कुछ बोल पाती, केतन उससे, अगर इतना ही शौक है ना पैसे उड़ाने का तो खुद जाकर कमा लो। इतना कह केतन वहां से चला गया। जानकी की आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन अपनी बेटियों को अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं करवाना चाहती थी वो। इसीलिए जानकी मुस्कुराकर कहती है, अरे तुम दोनों कब आई? आओ, गर्मा गर्म रोटी और दाल बनाया है, खाना खा लो। नहीं माँ, आज हमें भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए, आज बहुत सारा होमवर्क है, हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। जानकी अनजान थी इस बात से कि उसकी बेटियां सब जानती थी अपने पिता के दुर्व्यवहार के बारे में। वो दोनों बहुत दुखी थी अपनी माँ की इस हालत से। जानकी और कीर्ति बस के पैसे बचाने के लिए कभी कभार स्कूल पैदल ही चलकर जाती और चलकर ही घर आती थी। कभी कभार बाहर खाना भी खा लेती थी। उस रात सुमन को नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो मन ही मन, ऐसा क्या कर सकती हूँ मैं कि जिससे माँ को हर दिन पैसों के लिए खरी खोटी न सुनने पड़े। अचानक सुमन को कुछ ख्याल आता है और वो उठकर बैठ जाती है। अरे वाह, ये आइडिया जरूर काम कर सकता है। सुबह होने पर सुमन आज स्कूल नहीं गई। उसने बहाना किया था कीर्ति से कि वो बीमार है। सुमन के पिताजी भी कुछ देर में खेत में निकल गए। घर में बचे सिर्फ जानकी और सुमन। जानकी अपनी बेटी के पास बैठकर उससे, अब तबीयत कैसी है सुमन? सुमन उठकर बैठ जाती है और अपनी माँ को देख मुस्कुराकर, बहुत बढ़िया हूँ माँ, आज मेरे साथ सैर पर चलो ना माँ। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज के दिन आराम करो। नहीं माँ, चलो ना। अच्छा चलो। सुमन ने जानकी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और अपने साथ रत्ना मौसी के यहाँ ले गई। वहां जाते ही जानकी ने देखा कि मौसी कुछ औरतों के साथ ढाबे पर काम कर रही थी। सुमन, यहाँ कहाँ लेकर आई तुम मुझे? माँ, आप बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रत्ना मौसी के साथ आप भी ढाबे पर काम कर लो। मैं और ढाबे पर? ये क्या बात कर रही हो सुमन? तभी वहां रत्ना मौसी आ जाती है और वो, गलत कहाँ कह रही है सुमन? जानकी, तुम अपने समय की लाजवाब रसोइया हुआ करती और फिर शादी के बाद तुमने सारा काम छोड़ दिया। तुम मेरे पास ढाबे पर रसोइया का काम कर सकती हो। कीर्ति के जन्मदिन के लिए कुछ खास करना चाहती हो ना तुम? तो सोच के बताओ। जी। तो फिर देर कैसी माँ, आज ही से आप मौसी के साथ काम करना शुरू कर दो ना। पिताजी तो वैसे भी शाम को घर आते हैं। बेटी से मिले प्रोत्साहन ने जानकी को थोड़ी हिम्मत दी और फिर वो ढाबे पर काम करने लगी। मौसी का ढाबा स्कूल और दफ्तरों से नजदीक पड़ता था, इसीलिए उसमें बहुत से युवा खाना खाने आते। जानकी के हाथ से बने खाने में उन्हें माँ के हाथ का स्वाद मिलता था, इसीलिए वे सभी ढाबे पर भरपेट खाना खाते थे। देखते ही देखते ढाबे में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, मौसी और जानकी का काम भी। और फिर आया कीर्ति और जानकी का जन्मदिन। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं दीदी, और माँ आपको भी। तुम दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानकी ने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दी, जिसे देख कीर्ति बहुत खुश हो गई। और फिर बारी आई जानकी के तोहफे की। सुमन और कीर्ति ने अपनी माँ को एक बढ़िया सा एप्रन दिया था। केतन ये देख उनसे, अरे ये क्या दिया तुम दोनों ने, एप्रॉन? और जानकी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ड्रेस लेने के लिए? इससे पहले कि सुमन और कीर्ति कुछ कहे, जानकी बोल पड़ी, ये पैसे मैंने ढाबे पर काम करके कमाए हैं। आप ही ने कहा था ना कि पैसे चाहिए तो खुद कमा लो। तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। जानकी का आत्मविश्वास फिर से वापस आ गया था
और साथ ही साथ केतन को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अब उसने निश्चय किया था कि वो जानकी को कभी ताने नहीं मारेगा और उसे अपने बराबरी का मानेगा। उसने तोहफे के तौर पर जानकी को और रत्ना मौसी को ढाबे पर मदद की। साथ ही उन्होंने मिलकर ढाबे का नाम भी रखा, माँ का ढाबा। आज वाकई में जानकी के जीवन में खुशहाली आ गई थी। हर एक इंसान के अंदर उसकी खुद की एक खूबी होती है जो उसे आत्मविश्वास के मार्ग पर ले जा सकती है। उसके लिए उसे चाहिए बस थोड़ी सी हिम्मत और लगन।